नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई को भले ही सपनों का शहर कहा जाता हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सपने देखने के जो रास्ते होते हैं उसमें कई बार स्पीड ब्रेकर का भी सामना करना पड़ता है उस आम आदमी को जो सपना लिए जीता है घर के लिए। और जाहिर सी बात है, मुंबई में अगर किसी के पास अपना एक घर है तो निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी में खुशहाली का मसला देखा जा सकता है। लेकिन आज मेधा पाटकर आम लोगों के साथ यहाँ पर भावरेकर नगर में जो कांदीवली वेस्ट में इलाका है वहाँ पर उन समस्याओं को लेकर बैठी हैं जिससे आम आदमी का वास्ता पड़ता है। चूँकि आम आदमी हर प्रदेश में होता है, हर गाँव में होता है, दुनिया के अलग अलग इलाकों में होता है, लेकिन आज मेधा पाटकर जी का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि आम आदमी को जो अन्याय का सामना करना पड़ा है उसके खिलाफ कोई ना कोई रास्ता बनाया जाए। आज हम जानने की कोशिश करेंगे मेधा जी से कि वाकई पूरा जो मसला है वो क्या है और किस तरह से बिल्डर लॉबी जो है जो आम लोगों के सपने को तोड़ने का जो क्रम है उसको जारी रखे हुए है। मेधा ताई, आज आपको यहाँ पर बैठना पड़ा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आप लगातार लोगों की आवाज़ उठाती रही हैं। देखिए ये पूरे बम्बई के एसआरए में जो घोटाला है वो मुद्दा है, क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के मार्च 2011 के रिपोर्ट में भी एसआरए की पूरी पोल खोल हुई है। और 2 जनवरी को रात को मुख्यमंत्री और आर पाटिल जी हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने हमारे सभी लोगों के सामने, जब हज़ारों 8,000 से ज़्यादा लोग आज़ाद मैदान चल के गए थे और फिर हमारी चर्चा वहाँ रात को हुई थी, तो फिर 10 जनवरी तक हम लोग वहाँ डेरा डाल के बैठे। तो 2 जनवरी को उन्होंने मंजूर किया था कि एसआरए तो भ्रष्टाचार का आगार है। तो आज ये बाबरेकर नगर का जो मामला है, इसमें जो शक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर इसमें सहकार की बात बहुत कम होती है और सरकार और बिल्डर की एक तानाशाही की बात ज़्यादा होती है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बनाया गया और करीबन 2000 से यहाँ जो हुआ है वो बहुत बड़ी, लंबी और गहरी कहानी है। वो भ्रष्टाचार की भी है और अत्याचार की भी है। और इस पूरे कहानी में 2-3 बातें हुई हैं। पहले तो कई यहाँ जो घर थे उसकी संख्या कहीं 1073 बताई है, कहीं 1700 बताई है। दूसरी बात कि कई सारे घर करीबन 120 से 170 तक इन्होंने कभी एसआरए के हद के अंदर बताए हैं, कभी बाहर बताए हैं। तीसरी बात ये हुई है कि यहाँ जिन लोगों के नाम से एनेक्सर 2 बन गया उसमें बहुत सारा गड़बड़ घोटाला है। और इसीलिए 2004-5 से जब हमने घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन हमारा शुरू किया, तब से सीईओ एसआरए के सामने हमने जो तकरार की, उस समय चक्रवर्ती जी थे सीईओ, जो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग बनकर सीएम के आदेश पर हमारे तरफ से सामने लाए गए बिल्डर्स की जांच कर रहे हैं। लेकिन उस समय उन्होंने जो आदेश दिया था इनका एनेक्सर रिव्यू करने का, वो काम सही और पूर्ण रूप से नहीं किया गया। उल्टा ये हुआ कि जो यहाँ थे ही नहीं, ऐसे कई लोगों को घर दिया गया। अब उन गरीबों के हम खिलाफ नहीं हैं, जिनको घर मिला होगा उनको भले मिला होगा, लेकिन उसके कारण अन्यों का जो नुकसान किया गया है और अन्यों को जो हटाया गया है, उनकी बात हमारे नज़र के सामने है। और जिनके पास पुरावे होते हुए नहीं किया, ऐसे भी उसमें लोग हैं। और जिनके पास अगर 95 के पहले के पुरावे नहीं है, तो आज राजीव आवास योजना के जो बोर्ड्स लगे हैं, उस योजना का पूरा एक प्रकार का मसौदा हम लोगों ने केंद्र सरकार के सामने रखा। 10 बार मेरे साथ उनकी चर्चा हुई। मैं चीफ गेस्ट भी थी एक हैबिटेट डे पर। वहाँ स्लम फ्री सिटी किस प्रकार से हो सकती है, इसका पूरा नक्शा लिखा है। 1 करोड़ लोगों को घर कैसे मिल सकते हैं, ये हमने विलासराव देशमुख और राजेश टोपे जी के सामने पेश किया। ये सब आज चुनाव आने के बाद उन्होंने उछाला है, जबकि राजीव आवास योजना के लिए केंद्रीय मंत्री को यहाँ आने के लिए हमने मजबूर किया, यहाँ कॉन्क्लेव किया। पर आज भी राजीव आवास योजना की कट ऑफ डेट क्या होगी, दिल्ली के जैसे 2009 की होगी कि क्या होगी, ये घोषित नहीं है और फिर भुनी जा रही है वही बात। तो यहाँ भी जो लोग छोड़े हैं वो अपात्र तो नहीं ठहरे जाएंगे अगर उनको राजीव आवास योजना मिलती है तो। और अगर सही लोगों को एनेक्सर 2 में ले लेते तो उन सबको घर मिल जाता। तो ये पूरी हकीकत अभी रेशन कार्ड्स के गफले की भी सामने आई है और इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच होगी तो करोड़ों रुपए बिल्डर ने खाए हैं और दोनों बाजू के गरीबों को फंसाया है। गरीब विरुद्ध गरीब का ये मामला ही नहीं है। जिस गरीब को घर मिला है उनके हम खिलाफ नहीं है, उल्टा उनको जो घर मिला है उसमें पानी है क्या, लिफ्ट है क्या, वो लीक हो रहा है क्या, संडास ठीक है कि नहीं, ये सब बातें हमारे नज़र में हैं।
और कई लोगों को जिनको घर मिला है उनको अब वो खाली करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको ध्यान में आया है कि ये गलत रूप से उन्होंने दिया है। तो हम तो उनको भी खाली नहीं करवाने देंगे। हम सब गरीबों का भला चाहते हैं, और गरीब आज मध्यम वर्गीय भी बने हैं, तो उन पर भी हमला हो रहा है। हर तरफ हमला हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार की जो गंगा है उसमें उफान सा आया हुआ है। निराशा है, हताशा है, लेकिन एक शक्ति की जो किरण है वो नारी शक्ति होती है। और जाहिर सी बात है, नारी शक्ति जब विकट रूप अपनाती है, एक अलग रूप अपनाती है, तो सरकारें हिल जाती है, देश की तस्वीर बदल जाती है। लेकिन मेधा पाटकर भी एक नारी हैं, और जाहिर सी बात है इनके अंदर भी कहीं ना कहीं से निराशा का जो एक जज्बा है वो भी आता होगा। कई बार मेधा ताई आप परेशान भी होती होंगी कि वाकई कैसे इन लोगों से लड़े, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, एक उम्मीद करते हैं सरकार से या जो बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन हमें बार बार अनशन करना पड़ता है, भूख हड़ताल करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है। तो कितनी तकलीफ होती है एक नारी शक्ति होने के कारण? अनशन की तकलीफ को भूल जाइए, वो तो शारीरिक होती है। अनशन से मानसिक ताकत बढ़ती है। जितने दिन का अनशन होता है उतने गुना ताकत बढ़ती है। और लोगों के साथ हर मोर्चे पर लड़ने के बाद जब ऐसा एक दौर आता है कि जिस वक्त आपको बस इनफ इज़ इनफ, अब और नहीं, ये कहने पड़ता है, तब जाकर लोगों के साथ तय होता है हमारा कोई भी अनशन। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अकेली अनशन पे बैठी, मेरे साथ हर बार बस्तियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, क्योंकि ये कोई व्यक्तिवाद का मामला नहीं होता है आंदोलन, और होना भी नहीं चाहिए, इसको मैं मानती हूँ। दूसरी बात कि हर मोर्चे पर जब हम कागजात ले जा रहे हैं, तो आज की राजनीति इस प्रकार से चल रही है कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप कहते हुए वो आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका अंदर से गठबंधन। आप अगर बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे जोड़िया लावा, उस प्रकार की जोड़ी लगाना चाहते हैं, तो आज बम्बई के कौन से मिनिस्टर्स महाराष्ट्र के किस बिल्डर के साथ जुड़े हैं, ये मैं उजागर कर सकती हूँ। कौन से विधायक जुड़े हैं, कौन से सांसद जुड़े हैं, यहाँ तक की बात है। और गरीब बस्तियों के नीचे जो ज़मीन है उसको आधी से अधिक बिल्डर को देकर कमर्शियल टावर्स बनाकर नए धनिक लोगों को बम्बई में लेना इनको बोझ नहीं लगता है। तो अधिक गरीब लोगों को लेने के लिए गरीबों को आधी ज़मीन खाली करना हमको मंजूर होगा, लेकिन गरीबों के हाथ में आज 9% ज़मीन है, 60% मुंबई में गरीब है। तो ये क्यों और कैसे हो सकता है कि 9% में से ही गरीबों को हटाकर धनिकों को लाया जाए, और उन धनिकों के पास कहीं घर अगर है, एक नहीं 4 है, तो और उनका 10वां घर देते समय उनको अनधिकृत या अतिक्रमणदार या बोझ नहीं माना जाता है। और गरीब का अगर एक रेंट ही देने की कैपेसिटी है, क्योंकि श्रम को मूल्य नहीं है, दाम नहीं है, तो उसने अगर अपना प्लास्टिक लगाकर दिन भर में किसी मालकिन के नौकरानी बनकर काम करने के बाद रात को बच्चे बूढ़ों के साथ सोना चाहा, तो उनको बाकी वो अधिकार नहीं है। मतदाता के रूप में उनका वोट बाकी लेना है, ये कौन सा न्याय है? अपने घर के लिए लड़ना, अपने समाज के लिए लड़ना, अपने देश के लिए लड़ना, उससे पहले हम बात करते रहेंगे। लेकिन मेधा ताई के सामने कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, जो आम आदमी की जो टोपी होती है वो उन्होंने पहन रखी है। और जाहिर सी बात है ये वही लोग हैं जिनका वास्ता आम आदमी के सरोकारों से होता है। और कहीं ना कहीं से आम आदमी को जिस तरह से मेधा ताई पाटकर जी ने समर्थन देने की बात की है, तो बहुत सारे विवाद भी खड़े हुए, लेकिन उन्होंने सारी तस्वीर को देखते हुए ये फैसला किया कि बाहर से ही आम आदमी पार्टी को हम समर्थन देते रहेंगे। लेकिन आम आदमी के लिए लड़ने की जो बात जब भी होती है, तो इनके बारे में और कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक लंबा युग देखा है। अगर हम कंक्रीट के जंगल की बात करते हैं, तो उसके विरोध में जो सबसे पहली तस्वीर जहन में उभरती है वो मेधा पाटकर की है, क्योंकि इन्होंने लगातार हमेशा से विकास का जो मुद्दा होता है उसको समर्थन देते हुए कभी इन्होंने विनाश की बात नहीं की। क्योंकि अगर कंक्रीट के जंगल बढ़ते जाएंगे, मुंबई को शंघाई बनाने की बात की जाएगी, तो समस्याएं इस तरह की आती रहेंगी। लेकिन मेधा ताई, जब इस तरह की समस्याएं आती हैं, आम आदमी को ये बताया जाता है कि आप मेधा ताई के पास मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा सही नहीं होगा, उनको धमकाया जाता है, तो आप उनके अंदर किस तरह से शक्ति भरती है, क्योंकि वो वापस आ जाते हैं आपके पास? अब केवल आम आदमी की बात कर रहे हैं कि आम औरत की भी बात कर रहे हैं? सारी आम आदमी, औरतें भी। मेरे पीछे ये औरतें बैठी है जो आम औरतें हैं, और उनमें एक खास विशेषता होती है। आम लोग जो सामान्य कहे जाते हैं वो असामान्य ताकत के होते हैं। देखिए, रास्ते पर रहने वाली बहन भी व्यवस्थित अपने वस्त्र परिधान करके यहाँ आती है, अपने बच्चों को खिला कर आती है, और जिसके पास 3,000 रुपये की महीने की कमाई नहीं, ये भी अपनी बेटी को, न केवल बेटे को पढ़ाना चाहती है, उसके लिए जान पछाड़ती है।
तो मुझे लगता है कि यही ताकत हमें प्रेरणा देती है हर बार। और जब भी परेशानी आती है तब राजनीति को चुनौती देना भी ज़रूरी होता है। आज इस देश में ऐसा हुआ है कि राजनीति का चित्र, चेहरा, चरित्र सब कुछ बदल गया है और भ्रष्टाचार उसका एक बहुत बड़ा आधार बन गया है। तो उसको मिटाने के लिए जो जो जंग छेड़नी पड़ेगी वो सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने यानी अन्ना हजारे जी के आंदोलन से, हम सब के आंदोलन से जो भ्रष्टाचार के घोटाले बाहर आए हैं, उस घोटाले से बनी हुई जो भूमि है उस पर अभी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का बीज बोने की ज़रूरत लगती है। और इसीलिए राजनीतिक जंग में आम आदमी पार्टी अगर ये बात कर रही है और उनके नज़रिए में क्या क्या है वो हम बहुत गहराई से देख रहे हैं, उसमें और भी सशक्त उसे करने का समय है, मौका है और ज़रूरत है। लेकिन जितना हो रहा है उसको समर्थन देना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सालों से आंदोलनों के जो अनुभव है वो एक राजनीतिक परिवर्तन के आंदोलन में भी कामयाब होना संभव है और ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस और भाजपा का महाराष्ट्र में गठबंधन है, जैसे आदर्श घोटाला हमने निकाला, हमारी केस है, हीरानंदानी घोटाला निकाला, लवासा का घोटाला, पुणे का हमारी ये सब केसेस चल रही है और 20 से 40 शुगर फैक्ट्रीज़ जो बेची और खरीदी गई उसका स्कैम निकाला। तो ये तमाम घोटाले में कांग्रेस भाजपा एक साथ है। नितिन गडकरी भी हैं तो अशोक चव्हाण भी है और राजेश टोपे जी भी हैं तो अन्ना खड़से भी है। तो इस प्रकार से गठबंधन को तोड़ने के लिए एक तीसरी ताकत ज़रूरी है। एक ताकत है आंदोलन की, जो जारी रहने पड़ेंगे, वो कभी समाप्त नहीं होने चाहिए, चुनाव के बाद और 2 चुनाव के बीच भी। और दूसरी ताकत होनी चाहिए आंदोलन जैसी राजनीतिक चुनौती की, और वो आम आदमी पार्टी जहाँ दे रही है उसको समर्थन देते हुए हम लोग भी राजनीतिक हस्तक्षेप जो अलग अलग प्रकार से करते आए उसमें कुछ नए कदम डालने का सोच रहे हैं। जैसे मेरा था अभी, हाँ, अभी बड़ी बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की इच्छा हुई कि आप सत्ता में आए, आप आम आदमी पार्टी से खुलकर जुड़ें ताकि एक नई तस्वीर बने। आपको लगता है कि आंदोलन करने का जो रास्ता है या फिर राजनीति में या सत्ता में जाकर जो रास्ता हम अपनाते हैं उसमें बहुत सारी बदलाव देखे जाते हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं, क्योंकि आप सरकार बनकर बहुत कुछ नहीं कर पाती है, ऐसा लगता है आपको? दोनों हैं, मूवमेंट्स के, आंदोलनों के भी कुछ कमज़ोरियाँ और कुछ ताकत होती है और दलीय राजनीति में हस्तक्षेप की भी कुछ ताकत और कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। हम लोग नर्मदा में 1990 से लोकमंच खड़ा करके तमाम उम्मीदवारों को एक मंच पर लाते रहे और उससे ये हुआ कि अभी भी जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने भाजपा को 3 चुनाव क्षेत्रों में हराया, क्योंकि हमारे मंच पे जो आए उनके सामने हजारों लोगों ने जो सवाल किए उससे मोदी जी के गलत विचार की और झूठे वक्तव्यों की हमने पूरी पोल खोल कर दी। नर्मदा के बांध के बारे में उनके कुछ नुमाइंदे जो कंपनियों के अधिकारी हैं वो तो बार बार हमारे खिलाफ कुछ कुछ इशू करते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वो हार गए। तो ये सब बातें सामने आने के बाद भाजपा को वोट नहीं मिले और 3 जगह पर बीच में एक टापू का क्षेत्र हमारे संगठन के क्षेत्र में बन गया जिसमें कांग्रेस चुन के आई। लेकिन कांग्रेस भी अगर गठबंधन के कारण विधानसभा में भी नर्मदा के 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार पर, जिसमें मैंने केस खुद लड़ती हूँ मैं, तो हाईकोर्ट में लड़कर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा दी, तो उसकी जांच होते हुए भी विधानसभा में सवाल नहीं उठाती है, तो फिर आवाज़ तो बाहर के आंदोलनकारी उठाएंगे। और अगर कोई तीसरी राजनीतिक शक्ति इन पूरे भ्रष्टाचारों को लेकर खड़ी हो जाएगी तो वो आवाज़ उठाएगी, और इसके पीछे इसलिए हम लोग पड़े हुए हैं। तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो भारत की तस्वीर है तीसरे मोर्चे का वजूद कुछ बढ़ेगा उसमें? क्योंकि मुलायम सिंह हैं, जयललिता हैं, नीतीश कुमार हैं, उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती है उसमें। तो आपको लगता है कि वाकई नरेंद्र मोदी हो या फिर कांग्रेस की जो टीम है उसको टक्कर देने में तीसरा मोर्चा कामयाब होगा? देखिए, इनकी एक दूसरे के साथ कॉमन सोच तो बन नहीं सकती, नज़रिया समान नहीं हो सकता है। जयललिता को अगर ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो उनके अंदर विचारधारा कौन सी है, इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात कि ये तो एक पुरानी बोतल में नए दारू जैसी बात है, और ये ऐसे गठबंधन बहुत से ट्राई आउट हो चुके हैं। मैं मानती हूँ कि वाम मोर्चा ने कुछ ज़मीन सुधार के अच्छे काम पहले किए थे, लेकिन बाद में पश्चिम बंगाल में जो हुआ
उसके कारण उनके सामने भी हमको खड़े रहना पड़ा। आम आदमी पार्टी भी अगर गलती करती है तो हम सामने खड़े रहे बिना थोड़े रह सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि ये जो नया गठबंधन है उसका कोई अभी चेहरा नहीं बना है, और ये आखिरी में केवल चुनाव के लिए गठबंधन बनाना, ये थोड़ी गलत बात लगती है मुझे। तीसरी बात कि उनकी अगर विचारधारा समान नहीं है तो कॉमन कार्यक्रम भी अभी बाहर नहीं आया है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना मुश्किल है। पर जैसे इन्होंने अभी एनजेडी को जोड़ा है, नवीन पटनायक के उड़ीसा की सरकार। अब उड़ीसा में हमारे A to Z जिले में आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ लोअर सुखतेल बांध का आंदोलन है, कलिंग नगर का आपको मालूम है 13 लोगों की जान गई, टाटा को रुकना पड़ा। अभी टाटा आगे बढ़ाना चाहती है तो भी बहुत मुश्किल से उनका कदम पड़ता है। और उसके अलावा वेदांता का है, कंपनियों ने आदिवासियों की ज़मीन आदिवासी स्वशासन कानून का उल्लंघन करते हुए किस प्रकार से लूटी है, जैसे लवासा में भी पूना के ज़िले में ही लूटी है, टाटा बांध विस्थापितों की लूटी है। तो उस प्रकार से एक एक मुद्दे जब नवीन पटनायक जी के सामने चल रहे हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उनकी कैसे साथ हो सकती है, ये सवाल हमारे मन में है। और इसलिए इस गठबंधन का कोई अभी तो अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस पर इसलिए टिप्पणी इतनी ही करना चाहती हूँ। मेधा, जब कोई आदमी अच्छा काम करता है, किसी की तारीफ करता है, किसी का भला करता है, तो उसको सम्मानित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर भ्रष्टाचारों को सम्मान किया जाए, भ्रष्टाचारियों को, तो कितने लोगों को आप मतलब उस श्रेणी में लाना चाहेंगे, कितने % लोगों को? कि मुश्किल है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि उनको मैं सम्मानित करूं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत है। पर भ्रष्टाचार मुक्त लोगों की संख्या अगर आप पूछेंगे तो 121 करोड़ में कम से कम 100 करोड़ लोग पूरे भ्रष्टाचार मुक्त होते हैं, क्योंकि 96% तो जो श्रमिक है जिनको पेंशन नहीं मिलता, जो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, हर एक को पेंशन मिलना चाहिए। ये अगर बूढ़ी माँ यहाँ बैठी है, उसने 60 साल तक कड़िया के साथ जुड़कर मिट्टी डालने का या चुना लगाने का या मिट्टी उठाने का काम किया है, घर में नौकरानी का काम किया है या कोई फेरी वाले का काम किया है, तो उनका ऐसा कौन सा अपराध है कि उन्हें 60 साल के बाद हाथ पांव थकने के बाद पेंशन नहीं मिले। हर एक इंसान को या तो पेंशन दे दो, नहीं तो सबकी पेंशन बंद करो। जिनके पास बहुत बैंक बैलेंस होता है 60 साल के ऊपर, उनको आप पेंशन दे रहे हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं पेंशन नहीं। तो ऐसे जो असंगठित उनको नाम दिया जाता है, जो बहुत गलत है, मैं उनको असुरक्षित कहती हूँ। असुरक्षित आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, क्योंकि उनको सामाजिक सुरक्षा के कानून और नियम और योजनाएं नहीं लगती है। एक पुलिस हवलदार को पेंशन मिलता है, पर उसके पुलिस स्टेशन में झाड़ू लगाने वाले को पेंशन नहीं। ये कौन सा न्याय, किस आधार पर? ये अविवेकी है। और इसलिए ये पूरे जो लोग हैं जो असुरक्षित है, वो तो भ्रष्टाचारी नहीं है साबित है, इसलिए तो वो घर की मांग कर रहे हैं, वो भूखंड मांग रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी होते तो उन्होंने कुछ न कुछ आज तक हासिल ही किया गया होता। तो ये रेशन कार्ड का घोटाला जैसे बाबरेकर नगर के सोसाइटी में है, वर्ष बदल कर फिर रेशन कार्ड मंजूर करवाया है, साल बदल दिया है, या नाम 2-2 जगह पर आया है, एक ही व्यक्ति का 3-3 जगह पर आया है, और इसीलिए सही लोग छूट गए हैं और गलत लोगों को दे तो दिया, लेकिन उनको भी आज न कल खाली करने की कोशिश बिल्डर कर रहे हैं। हमने सबने मिलकर ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत की लड़ाई लड़ना जरूरी है। बिल्कुल, यही मेधा पाटकर की जो शक्ति है वो लोगों में संचारित होती है, क्योंकि लड़ने का जो जज्बा होता है वो सिर्फ विचारों से होता है। और जाहिर सी बात है, लोगों में जो विचार संचारित करने का जो माध्यम है वो मेधा पाटकर जी हैं। लेकिन लगातार जिस एक लंबे युग से इन्होंने हमेशा लोगों के साथ संघर्ष की जो भूमिका है वो अपनाए रखी है। लेकिन आज इनके नक्शे कदम पर तो नहीं कह सकते, लेकिन इनकी नकल करने वाले लोग बहुत सारे पैदा हो गए हैं। और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि सत्ता में बैठे लोग आज सड़क पर आने लगे हैं। कांग्रेस के MLA हो कृष्णा हेगड़े या फिर संजय निरुपम हो, कांग्रेस के सांसद हैं, ऐसे लोग जब सड़क पे आते हैं मेधा जी, तो क्या मन में चलता है आपके कि वाकई क्या करना चाहिए? अच्छा है, उनको सड़क पे आना ही चाहिए, क्योंकि आम आदमी सड़क पे ही है। मुख्यमंत्री भी सड़क में बैठेंगे तो मुझे कोई दुख नहीं होता, और अच्छा ही, ठीक ही लगता है। ये भी एक ज़रूरी बात है, लेकिन कि हर मुद्दे का अभ्यास होना चाहिए और हर मुद्दे को गहराई से एक और व्यापकता से दूसरी ओर देखना चाहिए। जब हमने राजीव आवास योजना के पीछे सालों साल पढ़ के उसको लाने के लिए मजबूर किया, तब हमने पूरे बम्बई के ज़मीन का बंटवारा कैसे है उसका अभ्यास किया। 30,000 एकड़ बम्बई की ज़मीन कुल 30 लोगों के हाथ में है।
और 1 रुपया लीज पर 99 साल के, वो भी 99 साल की लीज, 1 रुपया साल का। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े धेंड जिनको बोलेंगे उनको ज़मीनें दी गई। इस लीज रेंट की और लीज ज़मीनों की बात भी शैलेश जी के साथ, शैलेश पारिक जी के साथ हमने उठाई। मुझे लगता है कि ये ज़मीनी घोटाले जो है वो आज सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों के खेत की ज़मीन भी लूटी जा रही है और बम्बई की भी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि बिजली का मुद्दा भी, जैसे इस देश में बिजली कितनी बन रही है, 1,90,000 मेगावाट। अब इसका बंटवारा कैसे हो रहा है? 30-30% लोगों के घर में एक दिया नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक राज्य के। 60% दिल्ली के राज्य के लोगों के पास दिया नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के। ये आंकड़ा भी कुछ सर्वेस का आंकड़ा है। तो ये सभी होते हुए मैं इतना ही कहूँगी कि जो चुनाव के पहले सड़क पे आ रहे हैं उन्होंने कायम सड़क पे आते रहना चाहिए। और अगर सत्ता हासिल करने के लिए केवल चंद दिनों का दिखावा कर रहे हैं तो ये बात जल्दी ही साबित होने वाली है, उसमें कोई देर नहीं लगेगी। लोग भी समझते हैं। आज जब अचानक राजीव आवास योजना के सब बोर्ड्स लग गए, मैं अभी 4 दिन पहले नर्मदा से बम्बई आई और मैंने देखा, अरे बाप रे, ने कहा राजीव आवास योजना के लिए हम लोगों ने हैबिटेट डे पर का मेरा भाषण था मंत्रालय में केंद्र के, उस समय भी और उसके बाद भी बार बार पूरी योजना देकर पहला प्रपोजल हमारा दिया हुआ है, वो अभी 4-5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और उसके लिए अभी म्यूनसिपल कमिश्नर ने सभी डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ हमारे साथ बातचीत की। एक बस्ती में अभी पानी और संडास के लिए जगह चिन्हित करने का कार्य शुरू करवाया हमने। अब ये सब कब कि जब हमने इतना अभ्यास करके, इतना सर्वे करके, मालाड से मानखुर तक की पूरी बस्तियों को एकत्रित करके, हजारों लोग कई दिनों तक बैठने के बाद, 2 बार 9 दिनों के उपवास होने के बाद, और तब से अभी तक इन्होंने एक पहला प्रपोजल भी राजीव आवास योजना का मानखुर मंडाला का मंजूर नहीं किया है। हजारों की अर्जियां मंत्रालय में पहुंची हुई है। अब कोई उनको भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, ऐसा मालूम पड़ा अभी मुझे एक चैनल से कि लोग वहाँ मंत्रालय पर पहुँच गए। और कल हम जॉइंट सीपी के साथ हमारी कस्टडी डेथ्स पर जो मुलाकात थी उसमें हम एक प्रकार से आधे जीत गए, पर अभी शुरुआत होनी बाकी है। फिर से पोस्टमार्टम मांग रहे हैं, डेड बॉडी को 14 दिन से हाथ नहीं लगाया है। लेकिन ये सब करते करते मालूम पड़ा कि घर की मांग लेकर कुछ लोग मंत्रालय पे पहुंचे तो पुलिसों ने तत्काल आदेश दिया उनको हटाया जाए। अब ये भी बात हो रही है, आज पूरा चुनावी माहौल में भ्रमित करने की जितनी बात हो रही है, उस प्रकार की बात की पोल खोल भी चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी वालों को भी मैं कहूँगी कि आप उसकी पोल खोल कर दीजिए। और हमारे बस्ती बस्ती के तमाम आम लोगों को मैं कहूँगी कि आप ये समझिए कि जब अचानक बैनर्स लग जाते हैं तो चेहरे तो झलकते हैं, लेकिन ज़मीनी काम पिछले 5 साल में क्या किया और क्या नहीं किया, इसको आप अंदाजिए, उसका आप अभ्यास कीजिए। और पिछले चुनाव में अगर 2000 की कट ऑफ डेट दी थी और उसके बैनर्स लगाए थे और 2000 की कट ऑफ डेट अभी तक मंजूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में इनकी केस गई तो हम लोग उसमें इंटरवीनर है, हमारा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन इसका हिस्सा है। केस आगे लाने की कोई कोशिश महाराष्ट्र शासन नहीं कर रही है क्योंकि उनको बिल्डरशाही को चलाना है। और अभी फिर राजीव आवास योजना, जिसमें राष्ट्रपति महोदया जब थी तब उन्होंने, प्रतिभाताई ने 2009 की कट ऑफ डेट घोषित की। अब ये 2000 के लोगों को भी जबरदस्ती पुलिस लाकर हटा रहे और राष्ट्रपति ने 2009 की कट ऑफ डेट घोषित कर दी है और राजीव आवास योजना के बैनर पर कोई कट ऑफ डेट लिखी नहीं है। तो ये सब मामला सच्चाई और झूठ साबित करने का है। चुनाव एक रास्ता है, आंदोलन भी दूसरा रास्ता है, दोनों रास्ते अपनाने पड़ेंगे, उसके सिवाय हम पूरी बुनियादी परिवर्तन की बात साबित नहीं कर पाएंगे। क्या मेधा पाटकर जी कभी चुनाव के मैदान में उतरेंगे अगर प्रेशर पड़ा आम आदमी का, जो आपके सपोर्टर्स हैं, या फिर देश के लिए? प्रेशर तो अभी जारी है। मैं देश के कौन से राज्यों में जाकर लड़ूं, ये सवाल मेरे सामने केरल के लोगों ने भी, आंध्र प्रदेश के भी, महाराष्ट्र के जिले जिले में भी, मध्य प्रदेश में इंदौर से भी, अगर सब जगह से लड़ना है तो मैं आज भी वो ही करती हूँ मैं लड़ी रही हूँ। और अराजनीतिक हम लोग बिल्कुल नहीं हैं, अराजनीतिक तो हम है ही नहीं। हम लोग राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं, कौन मुख्यमंत्री क्या कहता है इससे लेकर कौन से पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, इसका हमारा बहुत गहरा अभ्यास होता है।
और इसलिए 5 हॉर्स पावर के किसानों को आश्वासित की हुई बात हो या मुंबई के लोगों को घर देने की बात हो, क्या कब कहा गया पिछले सालों में, इसके अभ्यास के बाद ही हम चुनाव में हस्तक्षेप करते आए। इस साल क्या करना है इसका अभी निर्णय नहीं हुआ है, प्रक्रिया जारी है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है मेधा पाटकर जी आम लोगों की भावनाओं को समझते हुए सत्ता में बैठे, और जाहिर है वो दिन बहुत ही अलग होगा आम आदमी के लोगों के लिए। लेकिन अंत में जानना चाहेंगे कि मेधा पाटकर जी का जो एक बहुत बड़ा साथ रहा है अन्ना हजारी जी से, उस बारे में भी चलते चलते जानना चाहेंगे। रामदेव बाबा ने आरोप लगाया है कि बहुत उम्र हो गई है अन्ना हजारी साहब की, उनको रिटायर हो जाना चाहिए, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? वो कौन होते हैं सलाह देने वाले? मैं ये मानती हूँ कि युवा वो होता है जो कभी अपने कार्य से भाग नहीं जाता है, और अन्ना हजारे उनमें से हैं। भागने वाले कौन थे दिल्ली से? वो भी वेशभूषा बदलकर, ये दुनिया जानती है। तो वाकई मेधा पाटकर उस शख्स का नाम है जिससे विचार निकलता है, जिससे संघर्ष करने का बल मिलता है, और निश्चित रूप से यही भावना जो है आम आदमी को इनके करीब लाती है। और हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आम आदमी की भावनाओं को हमेशा की तरह मेधा पाटकर आगे बढ़ाती रहे। और ऐसे में चंद लाइनें इनको हम समर्पित करना चाहेंगे कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र है दृढ़ प्रतिज्ञ सोच ले, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। आज के मुंबई की आवाज़ में बस इतना ही, लेकिन हम कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को, कैमरामैन देवानंद के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू मैम। समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर झोपड़ियों से झांकती हुई गुर्बत, सड़कों पर तेज दौड़ती हुई गाड़ियां और अपनी मंजिल की तलाश में दौड़ते भागते लोगों के कदमों की आवाजों के बीच मुंबा मां अपने अतीत के पन्नों को पलट रही हैं। तभी उनकी निगाह अतीत की इस किताब के एक पन्ने पर जाकर टिक गई। इस पन्ने पर 13वीं शताब्दी की दास्तां लिखी थी। इस वक्त आज का मुंबई गुजरात की सल्तनत में शामिल था। वक्त बीतता गया, हालात ने करवट बदली। 1543 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से ये द्वीप छीन लिया। और पहली बार इस द्वीप का नाम अच्छी खाड़ी यानी बॉम्बहिया रखा गया, जो कि बाद में बंबई में तब्दील हो गया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगेजा कैथरीन की शादी। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। सरकार जी मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नमस्कार। उपस्थित
भाई बोन और बंधुदेर आभार खूब खूब अभिनंदन और भालोबासा एदिके तो विशाल जौन समुद्रों के देखे आमार हृदय मन आनंदे बोलते चाय आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबासी এদিকে আমার সবাই এসেছে সোনার ভারতকে বানানোর জন্য ঠিক সারা তৈরি করে যেভাবে বাঙাল জানা যায় দুর্গা পুজো রসগোল্লা সন্দেশ ঢাক শঙ্খের জোনে সেই রকম বাঙালি মানুষ জানা যায় প্রবুদ্ধ মানসিকতা ও মধুর সাহিত্যের জোনে আমি আপনার সবাইকে খুব খুব ভালোবাসি भाइयों बहनों ये बंगाल की भूमि एक प्रकार से भारत को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली भूमि है। बंगाल की भूमि के साथ मेरे गुजरात का विशेष नाता रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा